नमस्कार। हम लोग मीडिया वाले हैं। हमारा काम सरकार से असहयोग करना नहीं है, लेकिन हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना और जनता तक सही तस्वीर पहुंचाना। जहां जहां हमें लगे कि सरकारें छुपा रही हैं कुछ या सही तस्वीर नहीं पेश कर रही हैं, वहाँ ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सही तस्वीर पेश करें। जो हम बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं बिल्कुल वही वैसा ही हो रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई थी उस वक्त। और ये भी कहा गया, यहाँ तक इल्ज़ाम लगे कि मैं जिक्र कोरोना का कर रहा हूँ, कि कोरोना का इस्तेमाल कर रहे हैं समाज में डिस्ट्रस्ट, अविश्वास फैलाने के लिए। मंगलवार तक की फिगर सुन लीजिए। नए केस हैं 90,123। अब तक कुल केस है 50,20,359। जो नई मौत हुई हैं वो 1,290। कुल मौत हुई हैं 82,066। एक्टिव केस हैं 9,95,933। अब तक ठीक हुए केस हैं 39,42,360। पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं 11,16,000। पिछले 24 घंटे तक 11,16,842। अब तक कुल टेस्ट जो हुए हैं वो हैं 5,94,29,115। एक रिपोर्ट छपी है, ICMR की रिपोर्ट है, ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसे इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी छापा है और डेक्कन क्रॉनिकल ने भी छापा है। ICMR, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हमारे देश की सबसे प्रमुख संस्था है, सरकारी संस्था है। इनका ये कहना है, इन्होंने सीरो प्रेवलेंस सर्वे किया था मई से लेकर जून तक। इनका ये कहना है कि 40% जो भारतीय जनसंख्या है, आबादी है, वो एक्सपोज्ड है, वो ऐसे हालात में है कि इन्हें कभी भी कोरोना हो सकता है। अब 40% हमारी आबादी कितनी होती है? 135 करोड़ अगर हम माने तो ये 54 करोड़ बनता है। 54 करोड़ लोग हमारे देश में इस वक्त ऐसे हैं जो एक्सपोज्ड है कोरोना वायरस को। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर बात ये है कि एक केस जब कंफर्म होता है कि हाँ कोरोना का पॉजिटिव केस है, कम से कम 80 से लेकर 130 केस मिस हो चुके होते हैं, उस दायरे से बाहर होते हैं, टेस्टिंग के दायरे से बाहर होते हैं। तभी ये फिगर 40% की जो 54 करोड़ की है तभी वो बनती है। ये जो मिसिंग केसेस हैं 80 से लेकर 130 तक, इसमें वो केसेस भी हैं जिनमें लक्षण नहीं है या बहुत कम लक्षण हैं, या उसके अलावा बहुत ही सीवियर केसेस हैं, बुरे केसेस हैं, और वो मौत भी हैं जो हुई तो कोरोना से हैं, लेकिन क्योंकि कोई टेस्टिंग नहीं थी इसलिए वो कोरोना में शामिल नहीं की गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो एक केस जब कंफर्म होता है तो उसके पीछे 10 केस दायरे से बाहर रह गए हैं, यानी 11 टेस्टिंग होनी थी, एक हुई, 10 बाहर रह गए। हमारे 80 से 130 इस दायरे से बाहर है, टेस्टिंग के दायरे से बाहर है। बहरहाल अगर हमारे यहाँ ज़्यादा टेस्टिंग होती, कम्युनिटी टेस्टिंग होती, बजाय इसके कि सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, फिर प्रिस्क्रिप्शन, फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन, फिर कुछ लैब्स को, ये जो झटकों में सब कुछ हुआ, तो हो सकता है हमें एक बेहतर और सही तस्वीर सामने आती। जितने भी केसेस हैं, इसका मतलब ये भी बनता है कि कोरोना की जो हमारी मौत हुई हैं इतनी सारी, उसमें जो मौत हुई हैं उसमें कोरोना से जितने लोग मरे हैं वो भी मिस हो चुके हैं। और जो ICMR की फाइंडिंग्स है वो बताते हैं कि मॉर्टेलिटी का जो डेटा है, जो मौत का, मृत्यु दर का जो डेटा है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मौतें कोविड की वजह से बताई ही नहीं गई हैं। ये आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं इन 2 साइट्स पर, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डेक्कन क्रॉनिकल, दक्षिण भारत का अखबार है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने वक्तव्य दिए थे। एक वक्तव्य दिया था कि जब सावधान रहने की ज़रूरत थी तब दिया था कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को जरा सा भी कोई ऐसा मिलता जुलता सिम्टम है तो उसको हम टेस्ट कर रहे हैं या स्क्रीन कर रहे हैं या हम उसको अस्पताल के अंदर भर्ती कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में कोरोना वायरस आ गया है। दूसरा, उन्होंने एक और वक्तव्य दिया है पार्लियामेंट में कि मतलब अगर ये ना होता तो वो होता, कि अगर सही वक्त पर ये एहतियाती कदम ना उठाए गए होते तो 14 लाख मौत, और कुछ फिगर्स उन्होंने बताई, वो भी आप देख लीजिए। The Government of India undertook the COVID-19 challenge with the highest level of political commitment. The nationwide lockdown, a bold decision undertaken by the government, duly involving community, initiated as self-imposed Janta curfew,
as per the call given by the Honorable Prime Minister, is testimony to the fact that India has collectively stood up to manage COVID-19 and successfully blunted the aggressive progression of COVID. It has been estimated that this decision prevented approximately 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. हमारा प्रश्नकाल ये है। संसद में प्रश्न पूछना मना कर दिया गया है, तो हमने प्रश्नकाल शुरू किया है। हमारा प्रश्नकाल सिर्फ ये है, क्या वक्त रहते एहतियात बरती गई? एहतियात उस वक्त क्यों नहीं बरती गई जब पहला केस जनवरी के अंत में आया था? एहतियात उस वक्त से बरतनी क्यों नहीं शुरू हुई जब दिसंबर के महीने में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारी दुनिया को आगाह कर दिया गया था? एहतियात उस वक्त क्यों नहीं बरती गई जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे और सारे एयरपोर्ट खुले हुए थे, कहीं कोई टेस्टिंग नहीं थी? उनके साथ कितने लोग आए? उसके अलावा भारत के जो भारतवासी भी हैं, हवाई जहाज़ों से कितने लोग आए थे जिनकी टेस्टिंग नहीं की गई? क्या इसकी कोई फिगर्स हैं? और ये हवाई जहाज़ से ही आया है, सड़क से नहीं आया है, समुद्री जहाज़ से भी नहीं आया है, हवाई जहाज़ से ही आया है। तो एहतियात क्यों नहीं बरती गई? उस वक्त कोताही क्यों की गई? सारा ध्यान ट्रंप की तरफ लगा हुआ था। इसका जवाब हमें चाहिए। ये हमारा प्रश्नकाल है। मीडिया के हक क्या हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? बोलने की आज़ादी क्या है? हमारे संविधान में जो 19A है वो हमें हर नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है, ठीक है? नागरिक में मीडिया भी शामिल है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अलग अलग कहा गया है कि मीडिया की आज़ादी अलग और नागरिक की अलग बताई गई है। और उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो सबसे पहले इसी बात को प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षित करती है कि एक डेमोक्रेसी में बोलने का हक होता है, ठीक है? हमारे संविधान में अलग अलग नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि सब नागरिकों को बोलने की आज़ादी है, अपने विचार रखने की आज़ादी है, ठीक है? और उसमें मीडिया भी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा हम शुरू से मानते आए हैं कि बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम के दो पहलू हैं। एक सिक्का है, इसके दो पहलू हैं। एक तो फ्रीडम है, आज़ादी है बोलने की, दूसरे जिम्मेदारी भी है। लिबर्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो टुगेदर। अगर हमें बोलने की आज़ादी है तो साथ में सिक्के का दूसरा पहलू है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इससे पहले कि सरकारें हमारी आज़ादी में दखल दें या अदालतें हमारी आज़ादी में दखल दें, हम खुद ही संयमित होकर चलें। पिछले 46 साल से हम यही बात करते आ रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस वक्त 46 साल हो गए होने को आए हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम हुए हैं मीडिया में हमारे। लेकिन जब इस तरह का कुछ हालात पैदा होते हैं कि कुछ छुपाया जा रहा हो जनता से, सही तस्वीर ना पेश की जा रही हो, तब भी मीडिया का ही कर्तव्य बनता है कि सही तस्वीर सामने लाए, आईना दिखाए सरकारों को भी और जनता को सही तस्वीर बताए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक टेलीविज़न चैनल है उसकी एक सीरीज़ को रोक दिया है ब्रॉडकास्ट होने से। उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, और विलीफाई द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम जो समाज है उसको निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने ये कहा। ये अदालत थी जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, एट दिस स्टेज प्राइमा फेसाई, इस मौके पर ऐसी हाल में प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया, it does appear to the court that the intent, object and purpose of the episodes which have been telecast is to vilify the Muslim community. इस वक्त जो है वो साफ दिखता है कि ये जो एपिसोड्स बनाए हैं इस चैनल ने, उनका मकसद ही यही है, उनका मकसद ही यही है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय जो है, उसको विलीफाई किया जाए, निशाना बनाया जाए, नफ़रत का निशाना बनाया जाए। An insidious attempt has been made to insinuate that the community is involved in a conspiracy to infiltrate the civil services. एक इस तरह का बहुत ही मतलब बदनीयत किस्म का एक प्रयास है ये, जिसमें ये इंसिनुएट करने की कोशिश की गई है, जताने की कोशिश की गई है कि जो मुस्लिम समाज है वो जो UPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें घुसपैठ कर रहा है।
Several statements in the episodes which have been drawn to the attention of the court are not just palpably erroneous but have been made in wanton disregard of the truth. बहुत सारे ऐसे बयान उस सीरीज़ में दिए गए हैं, ख़ासकर ये जो एपिसोड जितने भी हैं ऐसे बयान दिए गए हैं जो ना सिर्फ गलत हैं बल्कि वो दिए ही इसलिए गए हैं, वो बोले ही इसलिए गए हैं कि मतलब जो सत्य से सच से एकदम परे हैं, went in disregard of the truth, सच को दरकिनार करते हुए बोले गए हैं। उसके अलावा और मैं आपको बताऊं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रॉड एक्सेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच बहुत लंबी चौड़ी है। उनका जो मुराद है वो न्यूज़ चैनल से है, एंड कैन बी यूज टू टारगेट कम्युनिटीज़, और इसका इस्तेमाल कुछ समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए भी हो सकता है। This program was so insidious. Citizens from a particular community who go through the same examinations and get interviewed by the same panel. मतलब ये इसका इतना बदनीयत थी, इसमें इतना ज़्यादा ये कार्यक्रम बदनीयती वाला था कि जो नागरिक हैं भारत के वो एक ही इम्तहान की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रक्रिया, चाहे वो आईएएस हो, आईएफएस हो, आईपीएस हो, सेंट्रल सर्विसेज हो और दूसरे इम्तहान हो जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। जब सारे नागरिक एक ही प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं तो ये टारगेट किया जा रहा है ख़ास कम्युनिटी को, और ये यूपीएससी के जो इम्तहान होते हैं उनकी पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। हाउ डू वी डील विद दिस इश्यूज़? हमें कैसे डील करें ऐसे इशू से? क्या एक आज़ाद समाज में ये बात सहन की जा सकती है? क्या ये वाकई आर्टिकल 19A सेक्शन A राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? इशारा साफ है कि कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं है। बहरहाल उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी कहा कि इट वुड बी डिज़ास्टर्स फॉर एनी डेमोक्रेसी टू कंट्रोल द प्रेस। किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता को घोंटने की कोशिश करना डिज़ास्टर हो सकता है, उसके माने बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, परिणाम बहुत ख़तरनाक घातक हो सकते हैं। वही सवाल है कि हमारे हाथ में जो एक ताकत है मीडिया की, हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले कहा, हम तो ये मानकर चलते हैं कि अगर आज़ादी एक पहलू है सिक्के का तो जिम्मेदारी दूसरा पहलू है। इसी आज़ादी का दुरुपयोग करते हुए लांछन लगाए जा सकते हैं, एलिगेशंस लगाई जा सकती हैं। बहुत सारे पत्रकार इस वक्त मुकदमे झेल रहे हैं और ऐसे ऐसे आधार पर झेल रहे हैं जो निराधार है, जिन्हें बेबुनियाद कहा जाएगा। बहरहाल ये हम पर है कि हम कैसे हैंडल करते हैं। मैं एक बार पहले भी शायद बता चुका हूँ, ये हमारे एक दोस्त हैं विनोद मेहता, ये संपादक थे और एक हुआ करते थे इकबाल मसूद, ये क्रिटिक हुआ करते थे। तो इन दोनों से बात हो रही थी, बहुत पुरानी बात है, तो एक बात निकल कर सामने आई कि डेमोक्रेसी इज़ एन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन। जो लोकतंत्र होता है, लोकशाही होती है, वो परफेक्ट नहीं है, एकदम मुकम्मल नहीं है, वो नामुकम्मल है, इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है। सो इज़ फ्री प्रेस। जो आज़ाद एक प्रेस होता है, मीडिया होता है, वो भी इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। बट आई वुड रादर हैव एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी दैन ए परफेक्ट डिक्टेटरशिप। लेकिन मैं एक नामुकम्मल लोकशाही पसंद करूंगा बजाय इसके कि एक परफेक्ट डिक्टेटरशिप हम पर लाद दी जाए। बिल्कुल वैसे ही मैं एक इम्परफेक्ट मीडिया पसंद करूंगा बजाय इसके कि एक ऐसा मीडिया जिसको कोई रेगुलेट कर रहा हो, जिसकी कोई गर्दन दबा रहा हो, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई और एजेंसी हो। तो ले देकर ये इसमें कसूर हमारा भी है कि हम खुद को इस हाल पर लाए हैं कि अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, सरकारें फिराक में रहती ही हैं कि मीडिया को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, जैसे कि आप रोज़ देखते हैं। रोज़ की तरह शो का समापन है कविता से। आज की कविता अली सदार जाफरी की है, उनकी कलम से निकली है। इसका उन्वान है, शीर्षक है आगे बढ़ेंगे। तो जाफरी साहब कहते हैं, वो बिजली सी चमकी वो टूटा सितारा, वो बिजली सी चमकी वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका वो तड़पा शरारा, जुनूने बगावत ने दिल को उभारा, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। गरजती हैं तोपे गरजने दो इनको, दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, दुहुल ढोल नगाड़े, दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। आगे कहते हैं, हुकूमत के पिंदार को तोड़ना है, पिंदार इस घमंड,
हुकूमत के पिंदार को तोड़ना है, असीरों गिरफ्तार को छोड़ना है, ज़माने की रफ्तार को मोड़ना है, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। चट्टानों में राहें बनानी पड़ेंगी, अभी कितनी कड़ियाँ उठानी पड़ेंगी, हज़ारों कमानें झुकानी पड़ेंगी, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। वो बिजली सी चमकी वो टूटा सितारा, वो शोला सा लपका वो तड़पा शरारा, जुनून बगावत ने दिल को उभारा, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। मैंने पूरी कविता नहीं सुनाई, काफ़ी लंबी है। बहरहाल बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।